welcome to our channel Tech for Wealth. I am Bharti Chawla, channel partner of Tech for Wealth. I would like to welcome CA राजेंद्र अरोड़ा सर, जो कि जीएसटी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करेंगे. So sir, coming to the point, let us start our discussion. And if you want to discuss anything, sir, please you can continue. थैंक यू मैम. मैं सबका जो व्यूअर्स हैं हमारे उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे जीएसटी मंत्रा में. और यहाँ पर हम लोग जीएसटी से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं. हम टैक्स फॉर वेल्थ पे जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली बहुत कॉन्स्टेंटली सारे लोग मिलकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जस्ट टू डिसैमिनेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक. और ये हमारा डेडिकेटेड प्रोग्राम टुवर्ड्स जीएसटी है. इसी तरह से हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, इनकम टैक्स पे हैं, शेयर मार्केट पे हैं, कॉर्पोरेट लॉ पे हैं. जो क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम्स ही हैं आप उनमें आए और वहाँ पर भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरी तरह दूसरे और भी लोग, बहुत सारे लोग चैनल पार्टनर्स हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो उनके साथ जुड़ें और अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें. थैंक यू भारती मैम, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए. मोस्ट वेलकम राजेंद्र सर. सर लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन रह गया था हमारे व्यूअर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी क्वेश्चन को सर कंटिन्यू करूंगी, देन मूविंग फॉरवर्ड हम आज के शो में स्टार्ट करेंगे. सर व्यूअर का क्वेश्चन है, इफ अ डीलर हैज टेकन परचेजेस एंड हिज सप्लायर डिड नॉट पे टैक्सेस, देन व्हाट इज द लीगल राइट अवेलेबल टू रिसिपिएंट डीलर? उसने परचेजेस किए हैं और सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है. अब समस्या ये है यहाँ पर कि पास्ट में भी ये प्रॉब्लम आती थी कि वैट रिजीम में, एक्साइज रिजीम में, कि वहां पर सप्लायर टैक्स पे नहीं करता था और परचेजर जो होता था उसको प्रॉब्लम आती थी. अब यहाँ पर एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो यही है कि सेक्शन 16 के अनुसार जो आपका सप्लायर है उसने टैक्स पे कर देना होना चाहिए. लेकिन एट प्रेजेंट मैं ये कहूँगा कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भी पे किया तो भी क्रेडिट आप ले सकते हैं. और 2A में आ रहा होगा तो डायरेक्टली मिसमैच नहीं होगा. अगर 2A में नहीं आ रहा होगा तो भी आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी पॉसिबल है, इसमें कोई समस्या नहीं है. लेकिन इट इज अ लीगल बैटल and one has to be prepared for moving ahead with the litigation part of it. But yes, there is a problem with this respect too, and we are waiting for some high courts to analyze the issue and come out with the judgments. So till the time आप credit लीजिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी problem इसमें नहीं है. Okay, sir. Thank you, sir. Coming to my next question, that will be a question number 1. Whether a dealer who supply exclusively exempted goods like cattle feed is liable for registration under GST law and to pay RCM on transportation of such goods? एक बारी सवाल रिपीट कीजिए भारती मैम. Sure, sir. Whether a dealer who supply exclusively exempted goods like cattle feed is liable for registration under GST law and to pay RCM on transportation of such goods. देखिए ये सवाल जो है वो सेक्शन 23 और 24 के साथ संबंधित है ऑफ सीजीएसटी एक्ट. इसमें जब हम बात करते हैं सेक्शन 23 की, तो सेक्शन 23 एक प्रोटेक्शन देता है उन सब सप्लायर्स को कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स जैसे खल और बोला इन्होंने, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. पहला सवाल ये था, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको आरसीएम पे करना है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. आरसीएम जो है वो जीटीए की सर्विस पे है.
आरसीएम जो है वो गुड्स की सप्लाई पर नहीं है। तो जो आरसीएम है वो जीटीए की सर्विस पे है। तो अगर वो जीटीए एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है जीटीए को उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए, तो उसकी आरसीएम में एग्जेम्प्ट नहीं है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट होगी। सर आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है राजेंद्र सर। अगर जीटीए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो गुड्स एग्जेम्प्ट भी हैं, तो भी उसके ऊपर राजेंद्र आरसीएम। सर आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है आपकी एंड पे। मैडम मैं तो लीज लाइन पे हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं वाईफाई पे नहीं हूँ, तो नेटवर्क इशू आने के चांसेस आर वेरी रेयर एंड माय नेट इज वेरी वेल वर्किंग। तो बेसिकली मैं आपको जवाब दे रहा था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को एज जीटीए और वो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, तो एग्जेम्पशन जो गुड्स की है वो सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर एक्सटेंड नहीं होती अनलेस सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए इज एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट गुड्स को अगर आप जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है तो भी आरसीएम देने की आवश्यकता रेसिपिएंट को है। दैट वाज द क्वेश्चन। I think Bharti ma'am has lost. She's just joined back now. सर यस थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था सर। जी जी मैम आगे आप दे दिया। सर नाउ नेटवर्क इज ओके सर। जी मैम Yes, sir. Sir, my next question is the capping of rupees 500 late fee applicable to composition tax payers also? देखिए, जब आप कंपोजिशन सप्लायर्स की बात कर रहे हैं तो कंपोजिशन सप्लायर्स के लिए सेपरेट डेट्स हैं सारी, और जीएसटीआर 4 की डेट अभी रिसेंटली अगस्त तक एक्सटेंड भी हुई है। 15 जुलाई लास्ट डेट थी, अभी कल या परसों में उसकी डेट एक्सटेंड 31 अगस्त तक हुई है। तो 31 अगस्त तक कंपोजिशन सप्लायर के लिए जो लेट फी है कुछ नहीं है। जो 500 रुपए की कैपिंग है वो सिर्फ जीएसटीआर 1 और 3B के लिए है। कंपोजिशन सप्लायर के लिए कैपिंग नहीं है। कंपोजिशन सप्लायर की 31 अगस्त लास्ट डेट है, 31 अगस्त तक वो रिटर्न फाइल करेगा। उसके बाद उसकी नॉर्मल जो है लेट फी का प्रावधान उस पर लगेगा। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। जी मैम। Our client is availing post sales discount on the basis of MOU agreed with that company on the basis of quantity sold. Client is not reversing ITC on such discount. What will be correct treatment of ITC in this case? Credit note of supplier is also not mentioning GST. देखिए, this is also a very interesting question. Section 34 of the Act is talking about debit notes and credit notes. Credit note or debit note has to be issued by the supplier only. Now, if as per section 15 subsection 3 clause B, if a discount is pre-decided before supply or on the supply, then the discount amount shall be deducted from the value of supply
and correspondingly the tax applied on that outward supply shall be reduced. Now, what is the concurrent effect of reduction of output tax by the supplier is the reduction of input tax by the recipient also. Now, sometimes bigger corporates where there are thousands, hundreds or thousands of recipients are there, those who could not ensure section 15 subsection 3 clause B's compliance. It says that if you reduce your output tax, supplier reduces its output tax, recipient has to reduce its input tax. Now it is very difficult for those suppliers to ensure that the recipient reduces its input tax credit also, and resultantly tomorrow the reduction in outward supply shall be rejected if they cannot prove that the corresponding input tax by the recipient also is reduced. That is why many of the bigger corporates have opted for the policy that neither they don't reduce the output tax nor they ask the recipient to reduce the input tax. Now, in your example, in your case, if the supplier issues a credit note without charging GST over that, it means he is not reducing his output tax. So you don't also have to reduce your input tax. This is a correct policy. This credit note which he has issued without the GST implication on that can be called as a financial credit note as per circular 93 issued on 7 March 2019. Yes, 2019. So you have got a very correct treatment. Nothing to worry, sir. Thank you very much, sir. So coming to my next question. Is e-way bill required to be generated in case of exclusive supply of exempted goods, though motorized vehicle of value exceeding rupees 50,000 within the same state? I may see that GST Pundits India is logged in. Is that you, Yogesh? Is it you watching? Wonderful. Welcome you. Now, question is that about the e-way bill. The exempt goods are transported, then e-way bill is required or not? That's the question, right, ma'am? Yes, sir. Question is rule 138 of CGST rules are relevant here for this question. Let me tell you, my dear friends, that for every movement of goods, e-way bill is required, provided it is above the threshold. Interstate movement 50,000, and interstate movement, majority states limit is 50,000 fixed, and some of the states limit is 1 lakh. If the value of goods including tax exceeds this, then e-way bill is required. Now, question here is that whether e-way bill is required for transporting exempt goods also or not. So, my dear friends, Rule 138, Sub-Rule 14, Clause E is talking about that the goods which are mentioned or which are exempt, let me tell you clearly, straightforward, goods which are exempt as per notification 2/17 CTR, if they are getting transported from one place to another, e-way bill shall not be required. So, in addition to one question, I have answered rather 3 questions with respect to the movement of goods. One more thing I would like to tell my viewers, that e-way bill is required even if there is no supply, because e-way bill is for the movement of goods and not for the supply. There could be a possible situation where there is a supply but there is no more requirement of e-way bill. One such example could be
Bharti and me are having shops adjacent to each other. I bought goods from her and she just sent goods by hand from her shop to my shop. So there is no movement of goods by way of motorized conveyance, and there is no requirement of e-way bill. Although it is a supply, it is taxable. She will raise a tax invoice to me and I will pay the taxes along with the consideration. So there could be a possibility e-way bill is required even if no supply. There could be a possibility there is a supply, no e-way bill required. Yes, ma'am. Sir, coming to the comments, Mr. Chandra Prakash जी का सर क्वेश्चन है कि सर will interest be applicable on RCM? Interest on RCM same rate section 50. Bhatia sahab, interest on RCM same rate section 50, 18% calculated on daily basis. सर कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें मिस्टर विशाल सेठी हैं, उनका क्वेश्चन है कि प्लीज डिस्कस विमल सेठी, विमल सेठी, या विमल सेठी हमारे मित्र हैं कोटा से, हमारे बड़े भाई हैं जी। सेठी साहब क्या सवाल है? सर उनका क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लाइव किया है। प्लीज डिस्कस द साइड इफेक्ट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर रिटर्न फ्रॉम जुलाई 2017 टिल डेट ऑन आईटीसी। साइड इफेक्ट्स तो सर एलोपैथिक दवाइयों के होते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फाइल के साइड इफेक्ट क्या होंगे सेठी साहब? साइड इफेक्ट ऑफ जीएसटीआर रिटर्न्स, फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर फ्रॉम जुलाई 17 टिल डेट ऑन आईटीसी। देखिए सर, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आपने जुलाई 17 से आज तक अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है, तो 17, 18 और 18, 19 का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटपुट टैक्स तो लगेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ब्लॉक करता है, उस वजह से क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये एक साइड इफेक्ट आपका हो सकता है। आपको पता है जुलाई 17 से जनवरी 20 तक की रिटर्न्स के लिए गवर्नमेंट ने एक वन टाइम स्कीम भी निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अगर आपकी निल टैक्स है तो आप बिना किसी फी के, और अगर आपका टैक्स बनता है तो 500 रुपए प्रति रिटर्न की फीस के आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये भी साइड इफेक्ट सेठी साहब हो सकता है कि हम जुलाई 17 से आज तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं और सरकार ने हमें ये बता दिया है कि भाई तुम ये जो रिटर्न फाइल कर रहे थे सिर्फ 500 रुपए बचाने के लिए कर रहे थे। आप इतना जो मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे थे, इतना सारे स्टाफ के ऑफिस के लगे हुए थे, वो सिर्फ 500 रुपए महीना बचाने के लिए कर रहे थे। आप 3 साल बाद भी सारी रिटर्न फाइल कर देते तो सिर्फ 500 रुपए ही बचते। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट सर नहीं है। सर इन्हीं का एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास कि इफ अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड इन सितंबर 2019, how to take ITC of 2018-19 now as the date is not extended from October 2019? अपील फाइल कर दीजिए सेठी साहब, और तो अदरवाइज कोई चारा नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका है, डेट भी निकल गई है उसको क्रेडिट को लेने की, रिट फाइल कर दीजिए सर। अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट है, क्योंकि प्रोसेस लॉ में कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, पोर्टल पर आप कुछ नहीं कर सकते, अब कोई तरीका नहीं है, तो आप एक रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइल करें। एंड अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट गो टू द कोर्ट, क्योंकि ट्राइब्यूनल भी नहीं है। थैंक यू मिस्टर विमल। सर कमिंग टू माय वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल जी। इन GSTR 9A annual return for composition dealer, purchase will be mandatory to disclose. GSTR 9A में हाँ, उसमें उन्होंने बोला भी था कि परचेजेस आप ग्रॉस दिखा दीजिए या नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा मनीष जी।
तो इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन इस तरह की आई थी कि आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। आप वो क्लैरिफिकेशन अगर चाहेंगे तो मैं वो आपको ढूंढ के दे दूंगा, आप मेरे को पर्सनली पिंग कर लीजिए या हमारे चैनल पर डाल दीजिए। या आप हमें मेल भी कर सकते हो textforwealth@gmail.com पे। जी। सर कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में लूंगी। सर ये वाला मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चंस और ले लेती हूँ सर। मेरे ख्याल मैडम 10 मिनट और हम कर सकते हैं, 3:30 बजे तक तो है ही है, तो आप जो भी क्वेश्चन बने आप ले लीजिए 3:30 बजे जी तक। सर जी। ओके सर, ओके। Sir, the question is based on recent circular on refund dated 3rd April 2020, whether HSN AC code is mandatory to be mentioned while filing the application. Is there a way out to skip it, as we have huge number of invoice with number HSN and SAC code? देखिए इसका कोई चारा नहीं है आपके पास, ये जो सर्कुलर आप जिसकी बात कर रहे हैं रिफंड के ऊपर था, आप बिना इसके आप नहीं हो पाएगा आपको, यू हैव टू गिव योर, लेकिन ये एक्स्ट्रा बर्डन है, मैं समझता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो एनुअल रिटर्न में एससीसी या एचएसएन नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 17, 18, 18, 19 के लिए उसको ऑप्शनल कर दिया, उसके बाद आज ये रिफंड एप्लीकेशन के टाइम पर एचएसएन डिटेल्स मांगने की क्या जरूरत है, आई डोंट नो, बट यस इट इज एन ओवरबर्डनिंग द एसएससी, द टैक्स पेयर, and it has to be reconsidered by the department, but yes at present there is no such facility available to avoid providing these details, harmonized system of nomenclature HSNs. जी सर। सर कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आज ही खत्म करते हैं ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वरना नेक्स्ट टाइम और भी मेरे पास बहुत सारे होते हैं सर। सर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डीलर हैज टेकन परचेजेस एंड हिज सप्लायर डिड नॉट पे टैक्स। ये कर चुके हैं मैडम। अच्छा हाँ ठीक है सर, ये वाला तो हमने फर्स्ट ले ही लिया था ना वो व्यूअर का। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। Para 3 of CBIC Circular number 135 2020 date 31st March 20. It was clarified that the refund of accumulated ITC due to inverted duty structure would not be applicable in cases where the input and output supplies are the same, whether refund under section 54 not be available in the inverted duty structure. ये भी लेटेस्ट सर्कुलर की प्रॉब्लम है मैडम। अब इस सर्कुलर में इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने कहा कि आप अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी में इन्होंने कहा कि अगर आप इनपुट और आउटपुट सप्लाईज आपकी सेम है, मतलब ट्रेडर हैं आप, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए अलाउ कर रहे हैं, और जबकि कानून जो है बड़ा सिंपल है, अनएम्बिगुअस है, सेक्शन 54 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो मेरे हिसाब से ये सर्कुलर is not in line with the legal intention, the intention of the lawmakers. Section 54 is very clear. It says registered person. अगर उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी देनी होती तो they could have written manufacturer. They could have written even one more condition that the tariff item should be the same, मतलब जो HSN है इनपुट का वही HSN आउटपुट का होना चाहिए, ये भी लिखा हो जाना चाहिए था उस एक्ट में, लॉ में। ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो जब लिखा नहीं है तो, और ऐसा है देखिए ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सर्कमस्टेंस है। आई लाइक टू एम्प्लॉय द रूल फॉर इंटरप्रिटेशन हियर। सर्कुलर कुछ और कह रहा है, कानून और कुछ कह रहा है, लेकिन अगर कानून को जब कोर्ट में इंटरप्रेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले प्लेन रीडिंग, गोल्डन रूल, फिर हिडन रूल, फिर मिसचीफ रूल। अब
प्लेन रीडिंग जो है वो तो सिंपल बता रही है, अनएम्बिगुअस है, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम पढ़े सेक्शन 54 को, वो कहता है हर रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका भी इन्वर्टेड ड्यूटी में आएगा उसको रिफंड मिलेगा। तो मुझे मिस्चीफ रूल लगाना ही नहीं है, सर्कुलर मिस्चीफ रूल लगा रहा है इंटरप्रेट करते हुए। मुझे नहीं लगता है सर्कुलर जो है कहीं इट वुड स्टैंड टू द scrutiny of law. It would not. It would not stand to the scrutiny of the court of laws, and it would be in times to come maybe read down or maybe maybe withdrawn or maybe struck down. But at present, to my mind, the problem is, but this problem would not survive for long, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिफंड मिलना चाहिए. Intention of the law is not this. सर सुजीत नेगी हैं, उनका एक क्वेश्चन है सर. हाँ जी नेगी साहब, आप आ गए, आप बहुत बढ़िया. जी सर. CBIC has recently extended the extension of demand notice etc. till August 2020. So due dates for depositing to issue notices, order etc. also stand extended. नहीं साहब, मतलब आप जो है वो खुलेआम ऐसी बातें पूछेंगे. देखिए ये बताइए वहां कहाँ लिखा है कि जो आप वहां 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली. सो मेरी समझ में ये है कि जो नोटिसेस उन्होंने इशू करने हैं, आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट रेज किया. मैंने अभी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लॉ की बात थी. तो मैंने कहा भैया सेक्शन 73 और 74 में जो टाइम पीरियड है उसमें ये कोविड का पीरियड भी इंक्लूड करके 3 साल और 5 साल लगाना. और आपने वही सवाल पूछा है कि क्या ये जो 31 अगस्त तक का एक्सपंज्ड टाइम पीरियड है, क्या इशुएंस ऑफ नोटिस में टाइम पीरियड कंसिडर किया जाएगा? क्या उतनी ही डेट फर्दर इसको हटा दिया जाएगा? अगर हटा दिया जाएगा तो डेट फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी. मेरा सबमिशन ये है कि इट शुड नॉट बी रिमूव्ड. It should be continuously considered while determining, while calculating the time period under section 73 or 74 for issuance of show cause notices. So this is a very good question, Negi साहब, as expected from you. सुरजीत जी नेगी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं अर्नेस्ट एंड यंग में, जीएसटी में, और मतलब हमारे चैनल पे आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है. सर विमल सेठी जी का दोबारा से एक और क्वेश्चन है आपके लिए. हाँ जी सेठी साहब को तो सर हमारे बड़े भाई कुछ भी पूछ सकते हैं. स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लाइव किया है. As ICAI has written a letter to government requesting for extending the date for permitting ITC 1819 still awaiting a response, so we may get a chance. देखिए सेठी साहब, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिहाफ पे बहुत कुछ डिपार्टमेंट को बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसलेस बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी बेसफुल बातें होंगी वो डिपार्टमेंट मान ही लेता है. तो आप वेट कर सकते हैं, 2-4-6 महीने वेट कर सकते हैं, बट आप सितंबर तक तो वेट कर ही लीजिए. सितंबर तक तो लेट फी है ही नहीं ना, तो लेट फी नहीं है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, सितंबर तक वेट कीजिए. हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ हो जाए, और नहीं भी हो तो आप क्रेडिट लेके रिटर्न फाइल कीजिए ना. लेट देम कम आउट विद द शो कॉज एंड देन वी विल फाइट. आई एम विद यू, डोंट वरी सर. सर एक दीप्ति गुप्ता जी का आएगा, ये लास्ट टाइम भी हमारे शो में थी. इन्होंने शायद कुछ समोसा वगैरह को लेके डिस्कस किया था, इनका रेस्टोरेंट था कुछ. जी सर, आई रिमेम्बर लास्ट. और मैंने जवाब दिया था समोसों की बात मत कीजिए, हमारे यहाँ सब समोसों की दुकानें बंद हैं. जी सर. इज RCM applicable for purchase of professional service from unregistered Indian supplier also? I get accounting service from a small LLP, unregistered. Shall I pay RCM on the bills? नहीं मैडम, RCM मैं आपको बड़ा उसमें समझाता हूँ, बड़ा प्लेन लैंग्वेज में बताता हूँ. आप कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विसेज या गुड्स लेते हैं, अगर सर्विसेज 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन में मेंशन है 16 सर्विसेज,
उन पर तो आपको आरसीएम देना पड़ेगा। लेकिन आपके स्पेसिफिक केस में जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, आपका प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं, अनरजिस्टर्ड एलएलपी है, आपको आरसीएम में टैक्स नहीं देना है मैडम। अगर वो टैक्स नहीं लगाते हैं, आप निश्चिंत रहें, कोई समस्या नहीं। थैंक यू दीप्ति जी फॉर गेटिंग इन टच विद अस। सर मेरे बाकी क्वेश्चन तो बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं सर, तो नेक्स्ट शो में सर मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। और सर क्वेश्चंस के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हैं सर। मैडम मैं हमेशा आखिरी में कोई ना कोई देशभक्ति की बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आज फिर से ये कहूँगा, अभी रिसेंटली लास्ट सैटरडे को ही मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। जी सर। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गया, वहाँ मुझे एक छोटा सा टीवी लेना था अपने ऑफिस के लिए, तो मैं गया और मैंने एनालाइज किया, देखा, तो 1-2 टीवी मैंने शॉर्टलिस्ट किए। जब मैंने ये देखा कि वो टीवी जो हैं भारत में नहीं बने हुए थे, मैन्युफैक्चर आउटसाइड इंडिया थे, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे बहुत अच्छे से पसंद आए थे वो और मैंने एफर्ट भी किया था, फिर भी मैं खाली हाथ लौट आया और मैंने वो टीवी नहीं खरीदे। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, पूरे देशवासियों से विनती करना चाहता हूँ। कई दोस्त मेरे ये कहते हैं कि तू ये बोल रहा है कि होममेड प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स अभी उतने क्वालिटेटिवली अच्छे नहीं होते, प्राइस में महंगे होते हैं। तो मैंने कहा कि हम सब जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो अभी कोशिश करें थोड़ा सा महंगा खरीद ले। लेकिन जब हम खरीदना शुरू करेंगे महंगा, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए डिमांड क्रिएट होगी, वो टेक्नोलॉजी भी बेटर करेंगे और प्राइसिंग भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी। लेकिन जब तक हम उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते प्रोडक्शन। बिजनेस कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता लॉस में आना। मैं 10,000 रुपए की चीज 11 में खरीद लूं, मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक वैल्यू एडिशन लेकर आया हूं। तो मेरी विनती है आप सबसे, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, भारतीय मूल की चीजें बनी हुई खरीदें, भारतीयों के द्वारा बनाई गई चीजें खरीदें, ताकि हमारे लोगों को काम मिले, धंधा मिले, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज्यादा रोजगार बढ़े, हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़े, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने का। आपको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, एंड आई एम डूइंग माई बिट बाय दिस वे एंड ट्राइंग टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू कि आप भी लोकल के लिए वोकल हों। धन्यवाद भारती मैडम। थैंक यू वेरी मच सर, एज एंड मेरे व्यूअर्स को भी थैंक यू। एंड एज यू नो हम एवरी ट्यूसडे 3 o'clock GST मंत्रा में अवेलेबल होते हैं। एंड हम लोग Amazon Fire TV, IGTV, Jio TV, YouTube, वेबसाइट एवरीवेयर अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी हो GST से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं taxforwealth@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर for giving your time, sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you very much, sir.